महाराष्ट्र में एमवीए सरकार की परीक्षा की घड़ी है। राज्यपाल ने गुरुवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है और उद्धव सरकार को 30 जून शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट के लिए कहा गया है। लेकिन इसके खिलाफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, ये निर्भर करेगा। लेकिन इस बीच बीजेपी का असली चेहरा भी सामने आ गया। 21 जून से शुरू हुए महाराष्ट्र के महासंग्राम में क्या है बीजेपी की भूमिका? बीजेपी के खेल का कौन है असली खिलाड़ी? कैसे बीजेपी ने रचा महाराष्ट्र में षड्यंत्र? क्या अब भी बच जाएगी महाराष्ट्र में उद्धव सरकार? क्या कर रहे हैं शरद पवार? इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी इस रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में बुरी फंसी बीजेपी। महाराष्ट्र के महासंग्राम को आज 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र की इस महाभारत को देखकर एक बार फिर उत्तराखंड सहित उन दूसरे राज्यों की याद ताजा हो गई जहां पर बीजेपी ने जोड़ तोड़कर अपनी सरकारें बनाई हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में कमल खिलाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति का यह सफर बीजेपी ने कब और कहां पहले किया है। सबसे पहले उत्तराखंड में चला ऑपरेशन लोटस। 2016 में बीजेपी की नजर उत्तराखंड पर पड़ी। उस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। विजय बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तमाम विरोध के बीच हरीश रावत अपनी सरकार चला ही रहे थे कि पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, मंत्री हरक सिंह रावत सहित 9 कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी और एकाएक बीजेपी में शामिल हो गए और रातों रात उत्तराखंड सुर्खियों में छा गया। राज्य में गरमाने लगा राजनीतिक संकट। हालांकि बीजेपी उत्तराखंड में विधायक तोड़ने में तो कामयाब रही, लेकिन हरीश रावत ने किसी तरह से अपनी सरकार बचा ली। उत्तराखंड के स्पीकर ने जब कांग्रेस के 9 बागियों को अयोग्य घोषित कर दिया तो केंद्र सरकार ने उसी दिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बागी विधायकों को दूर रखते हुए शक्ति परीक्षण कराया गया। 11 मई 2016 को बहुमत परीक्षण में हरीश रावत की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट की वजह से विधायकों को तोड़ने का बीजेपी का खेला काम नहीं आया। अरुणाचल में मिली सफलता, बीजेपी ने बना ली सरकार। 2014 चुनाव के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हालांकि कांग्रेस नेताओं के बीच की रंजिश सामने आती रही, लेकिन 16 सितंबर 2016 को कांग्रेस के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ही अपने 42 विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ज्वाइन कर ली और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसके बाद साल 2019 में विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई। सत्ता पक्ष में फूट का सीधा फायदा उठाती है बीजेपी। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर और बिहार, ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए अपना चमत्कार दिखाया और बेईमानी से सत्ता हासिल कर ली। बीजेपी इस खेल की बड़ी खिलाड़ी जरूर बन गई, लेकिन हर बार नैतिकता और संविधान की धज्जियां खूब उड़ाई गई। महाराष्ट्र में नहीं चला बीजेपी का प्लान। महाराष्ट्र में आज जो सियासी हालात हैं वो 2019 चुनाव के वक्त भी थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर 2019 को घोषित हुए थे। तब बीजेपी शिवसेना गठबंधन को साफ बहुमत मिला था। बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। वहीं एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन बीजेपी शिवसेना में मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच फंसा और दोनों अलग हो गए। इसके बाद शिवसेना ने शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की घोषणा की। लेकिन इसके एक दिन बाद 23 नवंबर 2019 को ही सीएम के रूप में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली। बीजेपी का दावा था कि उनको एनसीपी का सहयोग है। यहां तक कि फडणवीस के साथ अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। तभी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किंग मेकर के रूप में एंट्री ली और पार्टी के विधायकों को अजीत के साथ जाने से रोक लिया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। बीजेपी को लगा कि वो बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे, तो फडणवीस ने 72 घंटे में ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगले ही दिन उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की शपथ ली। यहां बीजेपी का गणित ऐसा था कि वो एनसीपी को तोड़कर सरकार बनाने की जुगत में थी, लेकिन वो फेल हो गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की बेहद सदी हुई रणनीति। महाराष्ट्र में अब बीजेपी बड़ी चालाकी से चालें चल रही है। अजीत पवार के साथ बनी सरकार के 2 दिन में गिर जाने से
बीजेपी की जो किरकिरी हुई थी वैसी स्थिति बीजेपी दोबारा नहीं चाहती है। फिलहाल शिंदे के पास 39 से ज्यादा विधायकों के होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें दम नहीं लगता है। बीजेपी की यह रणनीति रही है कि वो सरकार गिराने वाली पार्टी की तरह ना दिखे, लेकिन बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार को कमजोर करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि ये शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई है, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने जो कदम उठाया है उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन ये मानी हुई बात है कि बीजेपी अंदर ही अंदर अपना काम कर रही थी। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डर। बीजेपी ने महाराष्ट्र में जिस रणनीति से काम किया है उसमें केंद्रीय एजेंसियों का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जैसी एजेंसियां इस दौरान काफी एक्टिव रहीं। एनसीपी और शिवसेना के नेताओं के खिलाफ छापे की कार्रवाई लगातार चलती रही। हर हफ्ते किसी न किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। 2 मंत्रियों को ईडी की कार्रवाई के बाद जेल जाना पड़ा। एक हैं अनिल देशमुख और दूसरे नवाब मलिक। अब संजय राउत को भी ईडी का समन भेजा गया है। उन्हें भी ईडी के सामने 2 जुलाई तक पेश होना है। इसमें शिवसेना के विधायकों में डर बैठाने के लिए किया जा रहा है। उन्हें लगा कि अगला नंबर उनका हो सकता है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर ईडी, सीबीआई से बचने के लिए सीएम ठाकरे को बीजेपी के साथ हाथ मिला लेने की गुहार तक लगाई थी। इस तरह से बन सकती है बीजेपी की सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन की वजह से एक सीट खाली है। शिवसेना के 55, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44 और बीजेपी के 106 विधायक हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के 3 और समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और प्रहर जनशक्ति के 2-2 विधायक हैं। एमएनएस, सीपीएम, पीडब्ल्यूपी, स्वाभिमानी पार्टी, राष्ट्रीय समाज प्रकाश जनसूर्या शक्ति पार्टी, क्रांतिकारी शेतकारी पार्टी के 1-1 विधायक हैं। 13 निर्दलीय विधायक हैं। बीजेपी के 106 विधायक हैं और पार्टी को बहुमत के लिए 144 विधायकों की जरूरत है। अगर एकनाथ शिंदे 39 विधायकों का समर्थन जुटा लेते हैं तो बीजेपी उनकी मदद से सरकार बना सकती है। ये संख्या शिवसेना के विधायकों की संख्या 55 का 2/3 है। ऐसी स्थिति में बागी शिंदे गुट दल विरोधी कानून से बच जाएंगे और उनके गुट को मान्यता मिल जाएगी। ऐसी स्थिति में वे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। इससे कम विधायक उनके पास हुए तो वो सारे अयोग्य करार दिए जाएंगे। अब सवाल यह है कि शिंदे के पास 39 विधायकों का समर्थन है या नहीं। इस बारे में फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन इस बीच एक बार फिर एनसीपी चीफ शरद पवार से भी ज्यादा उम्मीदें हैं। 2019 की तरह ही एक बार फिर शरद पवार बड़े रणनीतिकार के रूप में उभरकर सामने आ सकते हैं। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम के क्लाइमेक्स में अभी वक्त है, क्योंकि अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। तो वहीं अलग अलग शहरों में हो रही सियासी खेल की फाइनल लड़ाई मुंबई में होनी है। बागी एकनाथ शिंदे शिवसेना छोड़ने को तैयार नहीं है। वो बाला साहेब की बात करते हैं। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर सिंहासन बचाना है तो वहीं दूसरी ओर बाला साहेब की विरासत। इन तमाम सियासी अटकलों के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सामना में लिखा है कि शिवसेना की स्थापना के बाद राजनीति में 280 सेना उभरकर सामने आई, अमुक सेना या तमुक सेना वगैरह, लेकिन पिछले 56 वर्षों से टिकी हुई है तो सिर्फ शिवसेना। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।